हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। और डेली मीन्स आंसर राइटिंग का आज डे 5 है। जिसने स्टार्ट नहीं किया है प्लीज़ गो एंड चेक डेली प्लेलिस्ट आंसर राइटिंग की और डे 1 से स्टार्ट कीजिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, डेली ट्राई करने हैं, समझने हैं और आप देखेंगे विद इन 3 मंथ्स टू 3 मंथ्स जो एक कॉन्फिडेंस नहीं होता आंसर राइटिंग में, यू विल स्टार्ट गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस। तो स्टार्ट करते हैं। और ये इस समय पे हमारे इकोनॉमी का और एग्रीकल्चर का लेकर चल रहा हूँ मैं जीएस 3 का। ओके, सो टुडेज क्वेश्चन नंबर 9th डे 5। हम 8 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 9, आउटकम बजट कन्वर्ट्स आउटले इनटू आउटकम्स। Examine various advantages and disadvantages of outcome budgeting and assess its status in the country. कुछ डिफिकल्ट नहीं है समझने में। इफ यू नो व्हाट इज आउटकम बजट, आउटकम बजट क्या होता है और किस तरीके से इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं इकॉनमी में हमारी, और स्टेटस क्या है, किस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं अपने इकॉनमी। सो व्हाट इज आउटकम बजट? आउटकम बजट का मतलब होता है एक ऐसा बजट जिसमें हम हर एक स्पेसिफिक अमाउंट को जो खर्च करते हैं या डिसाइड करते हैं बजट में, वो बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को 1000 करोड़ का बजट दिया गया। बहुत कम अमाउंट है बट एक जनरल एस्टिमेट ले रहे हैं। 1000 करोड़ का बजट निकाला गया किसके लिए? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए। इसको डिवाइड कर दिया गया कि इतना हम जो है हार्वेस्ट के लिए खर्च करेंगे, इतना लोन देने में खर्च करेंगे, इतना फर्टिलाइजर के लिए खर्च करेंगे, इतना इसके लिए खर्च करेंगे। तो ये तो एक जनरल बजट हो गया। बट इफ वी टॉक अबाउट आउटकम, तो हम पता करेंगे कि जो आपने डिसाइड किया है फर्टिलाइजर वाले के लिए, तो आप करना क्या चाहते हो? फर्टिलाइजर देकर व्हाट यू वांट टू अचीव, कितना आप केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाना चाहते हो, उससे आप क्या आउटकम जनरेट करना चाहते हो कि आपने फर्टिलाइजर अगर दिया है तो उससे इतना प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए पर हेक्टेयर। तो आप एक आउटकम के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, ना कि जस्ट टू गिव दैट फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो उससे जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उसके लिए हम पैसे खर्च कर रहे होते हैं। इन द सिमिलर वे, सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने एलिड सेक्टर में डेयरी इंडस्ट्री के लिए लिया कोई बजट। डेयरी इंडस्ट्री में वो स्पेसिफिक हो जाते हैं। डेयरी इंडस्ट्री में सपोज कीजिए पर्टिकुलर जो है गाय की ब्रीड अच्छी करने के लिए उसके लिए पर्टिकुलर अमाउंट सेट किया गया। तो व्हाट वी वांट टू अचीव फ्रॉम दैट, हम चाहते हैं कि पर ईयर जो मिल्क अवेलेबिलिटी है वो इतनी बढ़ जाए, ठीक है, या प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाए इतने एरियाज में, पर्टिकुलर एरिया में। इस एरिया में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इतनी हाई होनी चाहिए। ये आउटकम वी वांट फ्रॉम दिस एक्सपेंडिचर। उसके बाद में इतना ही नहीं, हम उसकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं कि अच्छा ये पैसा गया, अब इसकी मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कीजिए, देखिए कितना ये इम्पैक्ट डाल रहा है जो हम चाहते थे उस डायरेक्शन में। बाकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे अभी आउटकम बजट के, और एसेस इन द स्टेटस इन द कंट्री, कंट्री में इसका क्या स्टेटस है वो भी देखेंगे। तो अगर आपको टॉपिक समझ आता है, ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू राइट आंसर। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स। यू विल डिफाइन व्हाट इज आउटकम बजट, ठीक है, यू विल डिफाइन इट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और फिर आप बता दोगे स्टेटस इन द इकोनॉमी। तो जिसको ये आता है वो वीडियो को पॉज करके 10 मिनट लेके इस आंसर को लिख कर देख सकते हो, क्योंकि अब मैं मॉडल आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप पहले लिखोगे तो यू कैन मैच विद दैट। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आउटकम बजट इज अ प्रोसेस ऑफ बजटिंग, एक बजटिंग की प्रोसेस है दैट एक्ट एज अ प्रोग्रेस कार्ड फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफरिंग आउटलेज इनटू आउटकम। आउटलेज मतलब जो हम पैसा दे रहे हैं, आउटकम मतलब उससे क्या रिजल्ट आएगा। तो एक ऐसी प्रोसेस है जो एक प्रोग्रेस कार्ड के जैसा वर्क करती है। प्रोग्रेस कार्ड मतलब हमको पता लगेगा, जैसे सपोज कीजिए हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया, हेल्थ केयर में हमने खर्च किया, तो हेल्थ केयर में भी डिसाइडेड कि हम हर एक आउटकम क्या डिसाइड कर रहा था कि हर एक विलेज में एक प्राइमरी हेल्थ केयर होगा
उस हर एक प्राइमरी हेल्थ केयर में कोई इतना एजुकेटेड कोई डॉक्टर होगा, इतनी नर्सेज होंगी, इतने बेड्स होंगे, तो ये सब आउटकम हमने डिसाइड कर लिया था। अब इससे क्या होगा, वी कैन प्रोग्रेस 6 मंथ बाद हम देखेंगे कि कितना उसमें इंक्रीज हुआ, डॉक्टर आए या हेल्थ केयर है गांव में नहीं है, कितनी नर्सेज हैं, कितने बेड्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो एक प्रोग्रेस कार्ड रहेगा हर एक मिनिस्ट्री का, एक डिपार्टमेंट का, कि उनके जो पैसे खर्च हुए हैं क्या वो उन आउटकम में बदल रहे हैं जो हमने डिसाइड करे थे। इट सेट्स measurable एंड मॉनिटरेबल फिजिकल टारगेट फॉर द एलोकेशन ऑन एवरी प्लान प्रोजेक्ट। ऐसे मीजरेबल और मॉनिटरेबल फिजिकल टारगेट, हम ऐसे टारगेट डिसाइड करते हैं इनको मीजर किया जा सकता है। कई बार बता चुका हूँ मैं, मीजर करने का मतलब सिंपल, डॉक्टर कितने हेल्थ केयर हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आप इनको क्वांटिटी लेवल पे आप इनको मीजर कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू दी एडवांटेजेस। ये पता लग रहा है थोड़ा इसके बारे में समझ के, इसके एडवांटेज तो बहुत हैं, प्रॉपर यूज हो सकता है इससे मनी का। सी पहला, फोकस ऑन नेशनल बजटिंग शिफ्ट फ्रॉम मेयर न्यूमेरिकल आउटपुट टू द एक्चुअल डिजायर्ड आउटकम। केवल न्यूमेरिकल आउटपुट नहीं, हम ब्रॉड कर देते हैं अपना कि हम जो है पूरे देश में इतना अचीव कर लेंगे, ऐसे अचीव कर लेंगे, उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग पार्ट में बांटना, वो स्पेसिफिक टारगेट कर देना, उससे डिजायर्ड आउटकम को हम अचीव कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है, एनहेंसिंग डेवलपमेंटल इंडिकेटर इन द गर्ल चाइल्ड। अब सपोज कीजिए बीबीबीपी स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इसमें क्या करा गया, जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं वो एनहेंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसमें पैसा खर्च करने से, क्योंकि ये तो एक टाइप की कैंपेन है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कैंपेन करते हैं, अवेयर करते हैं हम लोगों को कि आप जो है गर्ल की एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। तो जो उस पर पैसा खर्च हो रहा है उसको हम आउटकम में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उसके आउटकम डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जब हम इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो क्या उससे गर्ल रिलेटेड और इंडिकेटर चेंज हो रहे हैं, क्या उनका एजुकेशनल एनरोलमेंट बढ़ रहा है, क्या उनकी हेल्थ सिचुएशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो ये आउटकम पे डिपेंड करेगा, तो एक शिफ्ट आएगा, हम डिजायर्ड आउटकम को अचीव कर सकते हैं इस वे में। सेकंड, क्लियर लिंकिंग होगी फंडिंग और आउटकम के बीच में, जिससे इफेक्टिवनेस को हम मेजर कर पाएंगे। सिंपल, जब हम क्लियर डिसाइड कर रहे हैं कि वेयर शुड एवरी मनी बी स्पेंड, हर एक पैसे का पता होना चाहिए कहाँ स्पेंड होना है, और उससे ही आउटकम निकलना है। पैसे, फंडिंग और आउटकम के बीच में क्लियर लिंक होगी, जिससे हम इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं बड़े इजिली। आउटकम बजट आर कोलैबोरेटिव इन नेचर and enhance coordination between department and agencies, increasing their efficiency and productivity. कोलैबोरेटिव किस तरीके से होते हैं नेचर में ये, सपोज कीजिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MHRD। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रहता है। सपोज कीजिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मिला, तो उन्होंने जो है सपोज कीजिए टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, वो बना दिए, रोड्स बना दी। बट रोड का कनेक्शन किसी और चीज़ से भी है। व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें भी फार्मर्स को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे ईज हो सके उनको अपना सामान दूसरी जगह पहुंचाने में, ट्रांसपोर्टेशन। सेम ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है, हाईवे मिनिस्ट्री, वो ये काम करेगी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर करने का, तो उससे एग्रीकल्चर भी कनेक्टेड है और अलग इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट भी कनेक्टेड है, तो मिनिस्ट्री को अलग नहीं कर सकते हैं। जब हम आउटकम बजट डिसाइड करते हैं तो जो ओवरलैप चीज़ें हो रही होती हैं, या किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को दिया हुआ फंड किसी दूसरी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर रहा होता है, तो उनमें कोलैबोरेशन आता है, क्योंकि हम क्लियर होते हैं कि ये आउटकम अचीव करने के लिए इस मिनिस्ट्री का ये रोल प्ले होने वाला है, तो उससे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। फोर्थ, एस्टेब्लिशेस क्लियर लिंक बिटवीन मिनिस्ट्री आउटकम एंड नेशनल स्ट्रेटजीज। हम ब्रॉड लेवल की स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं नेशनल लेवल पे कि ये अचीव करना है 2030 तक, वो अचीव करना है 47 तक, ये क्रिएट करना है कंट्री में। बट उसको पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हर साल जो बजट आता है उसमें हम उसी की ओर प्रोग्रेसिव होते हैं। तो नेशनल स्ट्रेटजी है हमारी, उसको हम ब्रेक करके एवरी ईयर उसके लिए एक आउटकम बेस्ड बजट निकाल सकते हैं, जिससे एक क्लियर लिंक बनेगी उन आउटकम के बीच में और हमारी जो प्रॉपर एक नेशनल स्ट्रेटजी है उसके बीच में। फिफ्थ, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करने में हेल्प होती है। एग्जीक्यूटिव जितने भी हमारे मिनिस्टर होते हैं, अगर हमें क्लियर ये पता लग जाएगा, एक पूरा हमारे पास में ये डेटा होगा कि अच्छा इस बार मिनिस्ट्री ने ये पर्टिकुलर डिसाइड किया। सपोज कीजिए मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ,
मैंने बजट देखा, मुझे पता चला कि अच्छा आउटकम बेस्ड बजट क्या है इस बार का, कि हर एक कॉलोनी में एक गवर्नमेंट क्लिनिक होगा। तो अब मुझे पता है कि इस साल के लास्ट तक एक क्लिनिक डेवलप होना चाहिए यहाँ पे, बट वो क्लिनिक डेवलप नहीं होता है, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि इतना क्लियर है कि हाँ बजट ये चीज़ देने वाला है। बजट से इस बार एक क्लिनिक यहाँ पे क्रिएट होने वाला है हर एक कॉलोनी में, लोकेलिटी में। वो नहीं होता है तो मुझे पता लग जाएगा अच्छा ये तो काम कर ही नहीं रहे हैं, तो उसके लिए उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतना क्लियर है। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि उन पे भी प्रेशर होगा फिर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, कि अगर ये चीज़ें इतनी क्लियर लोगों के पास जा रही हैं तो लोग उसके बाद में वोट नहीं देंगे। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। तो ये 5 एडवांटेजेस हैं आउटकम बेस्ड बजट के। व्हाट इज डिसएडवांटेजेस? प्रोसेस जो है लिंकिंग की फंड्स टू आउटकम में रिजल्ट इन इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ बजटिंग एक्सरसाइज। अब एक मॉनिटर करना चीज़ों को, एक इतनी बड़ी लिंक क्रिएट करना मिनिस्ट्रीज के बीच में, उस सबसे एक्स्ट्रा अमाउंट हमें स्पेंड करना पड़ेगा बजट प्रोसेस पे इन इटसेल्फ। तो उससे क्या हो सकता है, ओवरऑल कॉस्ट जो है बजट की प्रोसेस का वो इंक्रीज हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये बजटरी प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा जब हम परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे, इतना ज़्यादा एक पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट की ये चीज़ अचीव हुई, वो चीज़ अचीव हुई, इतना कोलैबोरेशन, लिंक, नेशनल स्ट्रेटेजी उसके बीच में लिंक, तो दिस इज गोइंग टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। थर्ड, आउटकम बेस्ड बजट में नॉट कैप्चर द मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग आउटकम, जैसे सैनिटेशन इंडिकेटर में हैव अंडरटोन ऑफ कास्ट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट आउटकम बेस्ड बजट, तो सपोज कीजिए हमने सैनिटेशन पे कोई पैसे खर्च करे, सैनिटेशन का आउटकम वी कुड नॉट अचीव, क्योंकि उसके पीछे कुछ और रीजंस वहाँ पे वर्क कर रहे हो सकते हैं, जो आउटकम बजट जो है फैक्टर को ध्यान में नहीं रखेगा, शायद ये कैप्चर नहीं कर पाएगा। जैसे अगर सैनिटेशन वाला कोई वर्क है, उसका आउटकम अचीव नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को, तो इट डजंट मीन कि पैसे सही से खर्च नहीं हो रहे। इट माइट हैव अंडरटोन ऑफ कास्ट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर मौजूद हो सकता है, जो कि आउटकम बजट कैप्चर नहीं कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट, आउटकम बेस्ड बजट जो है प्रोन टू वन साइज फिट फॉर ऑल, डिफरेंट स्टेट में हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। सपोज कीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिसाइड कर लिया कि प्राइमरी हेल्थ केयर बनाने हैं सब में इस तरीके से, या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने डिसाइड कर लिया ये स्टोरेज बनाने हैं यहाँ पे सब में एरियाज में, बट अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज अलग अलग हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होना चाहिए। जबकि आउटकम बेस्ड बजट काम करने लगेगा वन साइज फिट फॉर ऑल, कि आपने डिसाइड कर लिया नेशनल लेवल पे कि ये टारगेट अचीव करने हैं, वो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो हर एक स्टेट में। एंड फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ डेटा एक्यूरेसी। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सब में से जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगती है, इट्स डेटा। इतनी ज़्यादा कम्बलसम प्रोसेस हो जाएगा ये कि आपको मॉनिटर करना है, आपको हर एक, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, उसमें हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको मॉनिटर करना पड़ेगा प्रोग्रेस को। उसके लिए प्रॉपर डेटा चाहिए, और इंडिया डेटा के मामले में बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट रहता है। हमारे पास में डेटा की बहुत ज़्यादा कमी है, डेटा अप टू डेट नहीं होते हैं, और डेटा एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है, कि हमें कुछ अलग ही आइडिया लग रहा है और वर्क कुछ अलग ही चल रहा है, जो एक्चुअल पिक्चर है वो हमारे सामने आ ही नहीं पा रही, क्योंकि डेटा प्रॉपर नहीं है, या फेक डेटा है, या फिर किसी भी तरीके से डेटा एक्यूरेट हमारा नहीं है, जिससे वो पूरा जो एलोकेशन हमारा फंड का जा रहा है वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि हम किसी गलत डेटा के तरीके से वर्क कर रहे हैं। नाउ इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या हमारे यहाँ आउटकम बेस्ड बजट है, नहीं है? तो होपफुल से अभी हमने जो बीबीपी प्रोग्राम की बात करी, उसमें पता लगा वो आउटकम बेस्ड बजट का एक पार्ट है। देखते हैं। परफॉर्मेंस बजट एग्जिस्ट इन इंडिया सिंस 1968। गवर्नमेंट ने लिंक करा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को विद फिजिकल रिजल्ट, दिस रिमेन अ सप्लीमेंट्री एक्टिविटी विदाउट एनी इम्पैक्ट। तो जो परफॉर्मेंस बजट का कॉन्सेप्ट है, दैट वाज स्टार्टेड इन 1968 गवर्नमेंट ने। सिंपल की परफॉर्मेंस के हिसाब से हम पैसे खर्च करेंगे, वी हैव टू रीच एट दिस लेवल, और वो चलता रहा एक साइड में, सप्लीमेंट्री में चलता रहा। आउटकम बजट एक्चुअल में जो इंट्रोड्यूस किया गया वो 2005-6 में करा गया, जिसमें प्लान, नॉन प्लान स्कीम विद क्वांटिफेबल एंड डिलीवरेबल आउटपुट, तो ये क्लेरिफाई आउटकम बेस्ड बजट बनवाना शुरू हुआ। 2007-8 में परफॉर्मेंस बजट को हटाकर जो है केवल हम आउटकम बजट लिया है, क्योंकि एक जगह मर्ज कर दिया गया। आउटकम बजटिंग इंडिया में जो है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट लेवल पर होती है, जब
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दिया जाता है। दैट्स अ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। आउटकम बजट जब डिसाइड होता है, जिस समय पे बजट प्रेजेंट कर दिया जाता है, देन दे डिसाइड द आउटकम्स। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, एक तो है कि हम बजट तैयार करने से पहले वी आर डिसाइडिंग कि हम इस चीज के लिए इतने पैसे खर्च करने वाले हैं। सेकंड थिंग क्या है कि हमने बजट तो दे दिया उस मिनिस्ट्री को कि 10 लाख करोड़ रुपए इस मिनिस्ट्री के नाम। नाउ दे आर डिसाइडिंग आउटकम्स। तो ये बजट पेश करने के, जो बजट पे डिस्कशन हो गया उसके बाद की प्रोसेस है, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट लेवल पे होता है, ना कि बजट मेकिंग प्रोसेस का एक पार्ट है हमारे यहाँ पे। तो इसके लिए लिमिटेशंस क्या हैं वो देख लीजिए। सप्लीमेंट्री नेचर में है, इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है बजटिंग का। सप्लीमेंट मतलब बाद में ऐड कर देते हैं, इसको सेपरेटली कुछ नहीं करते इसके लिए। स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, उनके लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाती है। उसके अलावा टेक्निकल नो हाउ ज़्यादा नहीं पता है इफेक्टिवनेस ऑफ आउटकम बजट, क्योंकि वी हैव अडॉप्टेड दिस फ्रॉम फॉरेन का कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया कि अच्छे इस तरीके से वर्क करना चाहिए। इसका टेक्निकलिटी अभी हम ज़्यादा अवेयर नहीं है। उसके अलावा डिपेंडेंसी अगर ज़्यादा हो जाएगी आउटकम इंडिकेटर पे, तो जो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है कि हम हर साल जो है आउटकम बेस्ड बजट, आउटकम पे फोकस कर रहे हैं, तो जो एक ब्रॉडर गोल है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। फाइनली वी कैन कंक्लूड विद सेइंग कि आउटकम बजट जो है हमें नॉलेज देता है अबाउट द आउटकम अराइजिंग आउट ऑफ आउटलेस। जो पैसे हैं वो आउटकम में किस तरीके से बदल रहे हैं उसकी हमें प्रॉपर नॉलेज होती है। इससे करप्शन रिड्यूस होता है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल बनते हैं। एक नीड है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें प्रोसेस को, आउटकम बजट की, सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर। इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब क्या है कि इसको अभी सप्लीमेंट्री नेचर है, इसको एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में लेकर आया जाए बिफोर मेकिंग द बजट। इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि हम इन आउटकम पे बजट लेकर आने वाले हैं, जिससे पब्लिक पूरी तरीके से अवेयर है, हाँ बजट इस तरीके से एक्सपेंड होने वाला है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री टू लिमिट इट्स फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को लिमिट करना क्यों इम्पोर्टेंट है किसी कंट्री के लिए। उसके अलावा फिस्कल कंसोलिडेशन लेजिस्लेचर उस पर डिस्कस करना है। तो किसी को नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। बाकी मोस्टली जिसने जनरल इकोनॉमी अगर पढ़ी है तो उसको ये आइडिया होगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। थोड़ा सा इकोनॉमी को समझेंगे हम इसके लिए। गवर्नमेंट बजट लाती है, उसमें हमारा कुछ एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा, और बाकी सरकार का रेवेन्यू। सरकार बताती है कि देखिए इस तरीके से रेवेन्यू होगा और इस तरीके से जो है हम एक्सपेंडिचर करेंगे। तो हमेशा क्या होता है, सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। हम जानबूझ के रखते हैं थोड़ा कि उससे ज़्यादा रहे। लेकिन जब एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू से ज़्यादा है, आपका खर्चा आपकी इनकम से ज़्यादा है, तो उसका जो गैप है उसके लिए आपको बोरोइंग करनी पड़ती है। यही बोरोइंग अमाउंट फिस्कल डेफिसिट होता है। तो इन सिंपल वर्ड, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस या गैप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में, कि इनकम या रेवेन्यू से ज़्यादा कितना खर्च कर रही है गवर्नमेंट, वो उसका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। तो फिस्कल डेफिसिट को लिमिट करना, कंट्रोल में रखना क्यों जरूरी है। अब देखिए डायरेक्ट बोरोइंग से जुड़ा हुआ है, मतलब अगर जितना फिस्कल डेफिसिट होगा सरकार को उतना ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा। तो हमें फिस्कल डेफिसिट को लिमिट में रखना, उसके क्या क्या फ़ायदे ये बताने हैं। तो सिंपली आप डिफाइन कर दोगे व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तो बाद में एग्जामिन करना है इंडिया में फिस्कल कंसोलिडेशन लेजिस्लेचर। फिस्कल कंसोलिडेशन लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखने के लिए, ये फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए कोई क्या लॉ है, कोई कानून है इंडिया में, अगर है तो उसको एग्जामाइन करो। ऑफ कोर्स है, जब ये कह रहे हैं तो उसको एग्जामाइन करना है। तो वो आपका FRBM है, क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों पे। कम टू दी मॉडल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या कंसोलिडेशन लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ पे। तो डिफाइन क्या है, सिंपल, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और टोटल रेवेन्यू, उसका डिफरेंस ही क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट इज अकाउंटिव फॉर न्यू गवर्नमेंट बोरोइंग। सरकार जितना नया उधार लेने वाली है, विच इंक्रीज पब्लिक डेट, जिससे पब्लिक डेट बढ़ता है, वही फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। अगर सरकार एक्सपेंडिचर शो कर रही है लेकिन उसकी इनकम 80 है, तो 20 क्या है आपका फिस्कल डेफिसिट।
अब इम्पोर्टेंस समझ लीजिए इसको कंट्रोल में रखने की। यहाँ पे थोड़ी टेक्निकलिटी वाली चीज़ें आएंगी, इकोनॉमिकल टर्म, उसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर को प्रिवेंट करता है। व्हाट इज क्राउडिंग आउट? जब गवर्नमेंट, सपोज कीजिए बैंक है, सरकार को पैसे लेने हैं, सरकार पैसे कहाँ से लेती है, बोरोइंग कहाँ से करेगी? या तो बैंक से करेगी, या किसी फंड से, इंस्टीट्यूशन से करेगी, या अपने बॉन्ड जारी करके लोगों से पैसा लेगी। कुल मिला के सरकार जितना ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाएगी, उतना प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा कम पड़ने लगता है, उनको ज़्यादा लोन, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता। दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट की बोरोइंग, इसका मतलब जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, उतना ज़्यादा क्राउडिंग आउट इफेक्ट बढ़ता है। इससे प्राइवेट सेक्टर को नुकसान होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को जो इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा तो कंट्री में इकोनॉमिकल ग्रोथ रुक जाएगी, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है अपना बिजनेस पुश करने के लिए। उसके अलावा हायर इंटरेस्ट रेट, जब सरकार ने इतना ज़्यादा उधार ले लिया तो जो पैसा कम बचेगा उधार देने के लिए, वो हायर इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा, ज़्यादा ब्याज पे देंगे देने वाले। तो ये कम पैसा है, जो चीज़ कम होगी, लिमिट होगी, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट को तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे नहीं सकते, आपको कम पे देना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो ज़्यादा पे, कम ही इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेती है, तो बचा हुआ आप हाई इंटरेस्ट रेट पे दोगे। जब उनको पैसा महंगा मिलेगा तो उससे जो सामान बनाएंगे, कॉस्ट जो आएगा किसी सामान को बनाने का प्राइवेट सेक्टर द्वारा, वो भी बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ेगा तो सामान महंगा बन के तैयार होगा, इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन एक टाइप का पुअर पे टैक्स होता है। तो सरकार जो एक्सपेंडिचर में एक्स्ट्रा पैसे बोरो कर रही है, वो एक्स्ट्रा इनकम जो है, टैक्स ऑन दी पुअर, वो कॉस्ट फुल इन्फ्लेशन का ही पार्ट हो गया। ज़्यादा बोरोइंग होने से क्या होता है? इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेमेंट। अब सपोज कीजिए सरकार ने 1000 रुपये लिए उधार, 1000 पे 10% इंटरेस्ट रेट मिला गवर्नमेंट को, तो उसको 100 रुपये देने हैं हर साल। अब ये 100 रुपये गवर्नमेंट कब देगी? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर जो भी बजट होगा, खर्चा होगा गवर्नमेंट का, उसमें 100 रुपये ऐड कर लीजिए। फिर गवर्नमेंट ने अगले साल और उधार ले लिए, फिर 100 रुपये ऐड कर लीजिए। तो जितना ज़्यादा बोरोइंग होगी, उतना नेक्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता चला जाएगा हर साल का। उससे क्या होगा? और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। ये आपको जो एक्सपेंडिचर है, इसमें हर साल कुछ ना कुछ और बढ़ता चले जाएगा आपका। जो बोरोइंग है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है, और ज़्यादा बोरोइंग, और ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा। तो एक फीडबैक लूप बनाता है कि लोड फिर के ज़्यादा डेफिसिट और ज़्यादा डेफिसिट को अट्रैक्ट करता है। हायर पब्लिक डेट, अगर पब्लिक डेट ज़्यादा है तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेडेड, श्रीलंका की करी गई थी ड्यूरिंग उसकी क्राइसिस में। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होती हैं? कई सारी कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो रेटिंग देते हैं, क्रेडिट रेटिंग, कई सारी कंट्रीज़ को, जो मेन कंट्रीज़ हैं। रेटिंग से क्या होता है? जिसकी रेटिंग अच्छी होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है कंट्री में, जिसकी रेटिंग पुअर होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम आता है। और ये रेटिंग बहुत हद तक डिसाइड होती है कितना किसी कंट्री पर पब्लिक डेट है। जिस कंट्री पे ज़्यादा पब्लिक डेट है, तो इसका मतलब है वहाँ पे पैसा लगाना अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार प्रॉब्लम में है, गवर्नमेंट ज़्यादा भारी उधार में है, बोरो में है, बोरोइंग कर रखी है, तो उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो डिक्रीज कर देंगे, जिससे उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा इंटर जनरेशन इक्विटी के लिए ज़रूरी है। व्हाट इज़ इंटर जनरेशन इक्विटी? ये जो मैंने ये बताया कि सपोज कीजिए आज गवर्नमेंट ने 1000 का लोन लिया, अगले साल फिर 1000 का लिया, और 10 सालों में 10,000 का सरकार ने लोन ले लिया। इस 10,000 का हर साल 100 रुपये जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को, वो 10 साल बाद भी करना पड़ेगा। सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने 10, 15, 20 साल के लॉन्ग टर्म के लोन ले रखे हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है 10 साल 20 साल बाद, इसका सारा इंटरेस्ट पेमेंट प्लस इसका प्रिंसिपल अमाउंट, बाद में तो इंटरेस्ट पेमेंट के साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, वो सारा का सारा बर्डन नेक्स्ट जनरेशन पे पड़ेगा, जिससे जनरेशन इक्विटी पे असर पड़ेगा। जो आज के टाइम में गवर्नमेंट के पास प्रिविलेजेस हैं, वो बाद में नहीं होंगे, क्योंकि वो तो उधार को ही चुकाते रहेंगे इनके लिए वे। तो इसको कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी है, ताकि आगे वाली जनरेशन पे सारा प्रेशर ना पड़े। जितना फिस्कल डेफिसिट हेल्दी होगा, उससे काउंटर साइकिल पॉलिसी ड्यूरिंग इकोनॉमिकल स्लोडाउन। काउंटर साइकिल पॉलिसी क्या होती है, इसको समझ लीजिए। जिस समय पे कंट्री की कंडीशन रिसेशन में है, अगर इकोनॉमी, रिसेशन का मतलब इकोनॉमी डाउन जा रही है, ग्रोथ आपकी कम हो रही है, तो उस समय गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में पुश करती है अपनी तरफ से, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। कैसे? सपोज कीजिए जैसे कोविड के टाइम पे रिसेशन हुआ, पैसा मतलब ओवरऑल इकोनॉमी डाउन आ गई, तो गवर्नमेंट ने उस समय पे क्या करा?
गवर्नमेंट ने जो कई सारी कंपनियां थी, इंडस्ट्रीज थी, उनको जो है इंसेंटिव दी, उनको लोन प्रोवाइड करवाए बहुत चीप इंटरेस्ट रेट पे। वो सारा पैसा जो है और डायरेक्ट मनी हेल्प, ये लोगों को पैसे देना किसी न किसी स्कीम के थ्रू, उस सब से क्या हुआ, उस सब से इकोनॉमी में बूस्ट आया। लेकिन गवर्नमेंट ये सब कर कब सकती है, जब सरकार फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करे हुए है, तो वो किसी पर्टिकुलर ईयर में जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक ईयर है वहाँ पे ज़्यादा बोरोइंग करके वो पैसे खर्च कर सकती है। पहले से ही बोरोइंग में ज़्यादा है, तो जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी कोई उस समय पे, जैसे कोविड के टाइम पे था, ये काउंटर साइकिल पॉलिसी को हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं लेजिस्लेचर की बात करते, तो इंडिया में एक कानून है इसको लेके, वो है FRBM 2003 का, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसके पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एग्जामिन करिए। एग्जामिन करने का मतलब क्या होता है, आपको इसका विश्लेषण करना है पूरा, आपको पता करना है क्या इसके कंपोनेंट हैं, कैसे वर्क कर रहा है और क्या और कर देना चाहिए इसमें। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव थे कि डेफिसिट रिड्यूस करा जाए, इस वजह से लेकर आए इसको एक्ट को। इंटरजनरेशन इक्विटी लेके आए, मतलब जो इशू है फिजिकल डेफिसिट से उसको ही कंट्रोल करना है, डेप्ट कम होगा, बर्डन। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाए फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी में। फिजिकल पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट की होती है, बहुत टैक्स वगैरह से कनेक्टेड, और जो खर्चा करती है सरकार। उसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो RBI की होती है, जिसमें RBI बैंकों के इंटरेस्ट रेट वगैरह कम करता है, ज़्यादा करता है। ट्रांसपेरेंसी इन फिजिकल ऑपरेशन, बाकी FRBM का काम क्या है कि जितने फिजिकल ऑपरेशन हैं उधार के या खर्चे के, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। कुछ टारगेट रखे गए थे। फिजिकल टारगेट 3% ऑफ GDP बाय 2021, कि फिजिकल डेफिसिट को पूरी GDP का 3% तक लेके आया जाए 2021 तक। बट कोविड के आने की वजह से इक्वेशंस खराब हो गई सारी। अब हमारा टारगेट रिसेंट क्या है, 2026 तक 4.5% फिजिकल डेफिसिट हो जाए, क्योंकि फिलहाल कोविड के टाइम तक जो है ये 6 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है फिजिकल डेफिसिट का। बट रिड्यूस हो रहा है अभी, और हमने टारगेट रखा है 26 तक उसको इतना ले आएंगे। उसके अलावा इस लॉ में एस्केप क्लॉज होते हैं। एस्केप क्लॉज का मतलब क्या है कि लिमिट है कि गवर्नमेंट को मैक्सिमम 3.5% से ज़्यादा का फिजिकल डेफिसिट नहीं रखना है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी, एस्केप मतलब आप इस प्रोविजन से बच सकते हो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे सपोज कीजिए वॉर लाइक कंडीशन, युद्ध वाली कंडीशन हो जाए, या फिर कोई पेंडेमिक आए, ऐसा कोई कैलेमिटी आ जाए, या फिर बहुत पुअर ग्रोथ हो जाए, पुअर ग्रोथ डिजास्टर आ जाए कोई। या पुअर ग्रोथ का मतलब है कि लास्ट के 3 क्वार्टर में, मतलब हर 4 महीने में हम जो पॉलिसी चेक करते हैं उसमें आपकी ग्रोथ रेट बहुत डाउन हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में जो है हम एस्केप क्लॉज यूज़ करके ज़्यादा बोरोइंग कर सकते हैं। कैग का रोल क्या है, कैग का रोल दिया गया है इसमें। कैग जो है इसके पूरे कंप्लायंस को देखेगा। उसके अलावा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, बजट जब भी आएगा उसके साथ में FRBM के स्टेटमेंट आएंगे, FRBM के साथ में मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क, ये सब आएंगे, जिससे हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना सकें और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसको असेस कर सकें। NK सिंह कमेटी 2016 में बनाई गई थी, उसने रिव्यू करा और कुछ सजेशन दिए, कहा कि फिजिकल डेफिसिट की जगह आप डेट पर ध्यान दो। भी बताऊंगा कि फिजिकल डेफिसिट या बोरोइंग हमेशा निगेटिव नहीं होती है, उसके फायदे भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट क्यों हमेशा इतना टारगेट रख के फिजिकल डेफिसिट क्रिएट करे। डेट टू GDP 38% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इनका फोकस है, आप फिजिकल डेफिसिट पे फोकस ना करके आप ये फोकस करो कि पूरा डेट कितना हो चुका है, उधार कितना है गवर्नमेंट पे, और उसको लिमिट करो कि 2023 तक सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट 38% आ जाए GDP का, और स्टेट गवर्नमेंट का 20% आ जाए। फिजिकल डेफिसिट 2023 तक 2.5% लाया जाए, बट अभी मैंने बताया इक्वेशन चेंज होगी कोविड के बाद आने से, एस्केप क्लॉज को रचना किया जाए वो होना चाहिए। तो कंक्लूजन के लिख सकते हैं, FRBM ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है लिमिट करने में उसको, बट हमें और एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, काउंसिल हो, फिजिकल काउंसिल, जिसको इम्प्लीमेंट कर सके अच्छे से इफेक्टिव वे में, जिससे हम फिजिकल पॉलिसी को और ज़्यादा एफिशिएंट वे में यूज़ कर पाएँ। सो दैट्स फॉर टुडे। हाँ, एक चीज़ मुझे बतानी है कि क्यों फिजिकल डेफिसिट इज़ नॉट ऑलवेज बैड। फिजिकल डेफिसिट हमेशा बैड नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बजट में एंटर करना पड़ेगा। सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, वो दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक को बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, वो होता है ऐसी चीज़ों पे खर्च जिससे सरकार को कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। सपोज कीजिए सरकार डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर रही है लोगों को कि 5,000 रुपये महीना,
तो वो लोगों के पास गए, उससे गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं मिलने वाला, ना कोई एसेट क्रिएट होने वाला, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने वाला। तो वन साइडेड पेमेंट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे गवर्नमेंट रोड्स बना दी है, ब्रिज बना दी है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दी है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए उधार ले रही है तो वो अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, क्योंकि उससे कुछ क्रिएशन नहीं हो रहा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उधार ले रही है तो दैट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च करे तो उससे गवर्नमेंट को रिटर्न मिलता है। सपोज कि रोड बना दी, हाईवे मिनिस्ट्री के लिए लोन लिया, और उन्होंने रोड बना दी, रोड पे टोल बना दिए, टोल टैक्स क्रिएट होगा, टोल टैक्स क्रिएट होने से पैसा आएगा, एक्स्ट्रा इनकम जो आएगी उससे आप उधार पेमेंट कर दो, बाकी यूज़ भी कर पाओ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अगर आप उधार ले रहे हो दैट इज़ नॉट बैड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ले रहे हो दैट इज़ नेगेटिव। तो मेन फोकस फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस करने पे नहीं होता है एक्चुअल में गवर्नमेंट का, किस तरीके से जो ज़्यादा उधार वाला पैसा है वो शिफ्ट हो जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर। तो दैट्स फॉर टुडे। बाकी आंसर और लिखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाइए और ये पुराने आंसर 8 आंसर लिखने का ट्राई कीजिए, समझिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आंसर राइटिंग, आप एक एक क्वेश्चन को समझते हो, यू विल हैव द क्लियरिटी ऑफ द टॉपिक, जिस टॉपिक से क्वेश्चन है उसकी आपको क्लियरिटी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं तैयार करने वाला हूँ जो आपको जल्दी अवेलेबल होगा। NCERTs हो चाहे वो NCERT 6 to 12 क्लास NCERT का इनिशिएटिव है, मैंने इनिशिएटिव का नाम रखा है द NCERT सीरीज, बिकॉज UPSC डिमांड अंडरस्टैंडिंग। तो NCERT का हर एक बुक का आपको हर एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा मेंस डेली आंसर राइटिंग, एडिटोरियल बहुत शॉर्ट इफेक्टिव वे में, एक या दो एडिटोरियल, एनालिटिकल डेप्थ वे में वो आपको समझने के लिए मिलेंगे। और उसके अलावा जो MCQs हैं PYQ, उन पे भी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कि डेली आप 10 MCQ की प्रैक्टिस कर सको। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।